हेलो गाइस, स्वागत है अपने चैनल पर। और सॉरी फॉर लेट गाइस, इसके आगे के एपिसोड बैन नहीं रहे दी इसलिए नहीं डाल रहा था। जो भी हो लाइक एंड रिव्यू जरूर दीजिएगा अच्छा लगा तो। सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। शंकर दादाजी की बात। खैर अब पार्टी खत्म होने वाली थी क्योंकि सभी गेस्ट आ चुके थे लगभग, और आधा से ज्यादा गेस्ट तो डिनर करके जा भी चुके थे। राजावत मिला के सदस्य भी एक साथ इकट्ठे होकर बातें कर रहे थे। अब वहां पर कुछ ही गेस्ट बचे हुए थे और राजपूत फैमिली, ओबरॉय फैमिली भी थी। थोड़ा बहुत उन लोगों ने डिनर किया, वरना ज्यादा से लोगों का मन नहीं था डिनर करने का, और वह बिना डिनर किया ही चले गए। अरहान भी एक नजर अपने बच्चों को देखकर और आयशा को गहरी नजरों से देखने के बाद वहां से चला जाता है। सात्विक और कृष्णा भी उसके पीछे चले जाते हैं। ओबरॉय फैमिली भी धीरे धीरे करके वहां से चली जाती है। अब वहां पर बच्चे थे तो सिर्फ राजावत फैमिली के मेंबर्स, सभी लोग थोड़ा बहुत डिनर करते हैं। बच्चे सो चुके थे आर्यन के गोद में ही। आर्यन से उनकी बहुत बनती थी क्योंकि बच्चे हमेशा उनके ही करीब होते हैं जिनका उन्होंने जन्म से लेकर बड़े होने तक देखा हो। खैर सभी लोग अपने अपने घर की तरफ चले जाते हैं। राजावत फैमिली भी विला के अंदर आ जाती है और सभी लोग काफी थक चुके थे लिविंग हॉल में आकर बैठ जाते हैं। मफिन और कपकेक तो जैसे अभी भी उन दोनों के अंदर जोश भरा हो। दोनों बच्चे ही थे, खेल रहे थे, सबको हंसते मुस्कुराते हुए देख रहे थे। स्पेशली आर्यन से मिलकर उन दोनों के चेहरे पर जो खुशी थी वह आयशा देख रही थी। वहीं दूसरी तरफ ओबरॉय विला, यहाँ का माहौल ही दूसरा था। धीरे धीरे करके सभी लोग विला के अंदर इंटर कर रहे थे। दादी भी एकदम थके कदमों के साथ अंदर आती है और उन्हें इस बात का अंदाजा ही नहीं था कि सबकी नजरें अब उन पर ही टिकी हुई थी। लेकिन दादी को जैसे कोई होश ही नहीं था, वह बेसुध सी होकर चले जा रही थी। कुलभूषण दादाजी जब दादी जी की ऐसी हालत देखते हैं तो वह भी उनके कंधे पर हाथ रख देते हैं। तो दादी जी जो अब तक खुद को संभाले हुई खड़ी थी वह उनके सीने पर सर रखकर रोने लगते हैं और रोटी रोटी उनकी आवाज तेज हो जाती है और वह तेज तेज रोते हुए कुलभूषण दादाजी के गले पर अपना सर रखकर उनके कुर्ते को अपनी मुट्ठी में बंद करके रोए जा रही थी। वहीं घर के सदस्य जो और भी बाहर थे, मतलब जैसे अर्नव, आरव, आकाश, ये लोग अंदर आते हैं तो अंदर का माहौल ही कुछ अलग था। ओबरॉय फैमिली के साथ साथ राजपूत फैमिली भी यही आ गई थी। लेकिन कुंती दादी को इस तरह से रोते हुए देखकर सभी के चेहरे पर अजीब से एक्सप्रेशन आ जाते हैं कि मतलब रो क्यों रही है। हारने वाले भी एक्सप्रेशन थे क्योंकि कुंती दादी कभी इस तरह से राय नहीं थी। कुलभूषण दादाजी की आंखों में भी नमी थी, वह जानते थे कि वह किस वजह से रो रही है। उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उनके बड़े भाई यानी कि कुतियाई दादी जी के हस्बैंड जिंदा होंगे और उनके सामने इस तरह से आएंगे। घर की लेडीज कुंती जी को इस तरह से रोते हुए देखकर परेशान थी। साक्षी जी, सुनंदा की, शिवानी जी, सोनम जी, साधना जी, सभी लोग आगे जाकर दादी जी को संभालते कि उससे पहले ही कुलभूषण दादाजी ने अपना हाथ दिखाकर उन्हें रोक दिया पास आने के लिए। वही शंकर दादाजी जो कब से कुंती दादी को रोते हुए देख रहे थे वह उन्हें देखकर सख्त लहजे में बोलते हैं, जब मैं बोलता था कि वह जिंदा है और सही सलामत है तो तुम लोगों को मेरी बात पर कभी यकीन नहीं हूं, और आज जब वह सामने आ गया है तो इस तरह से रो रही हो। रोकर क्या साबित करना चाहती हो कि तुमने उसका इंतजार किया? अगर इंतजार किया होता तो कभी कुलभूषण से शादी नहीं करती। शंकर दादाजी अपनी सख्त आवाज में कुंती जी की तरफ देखते हुए कहते हैं। लेकिन उनकी बात सुनकर सभी के चेहरे पर हैरानी भरे एक्सप्रेशन आ जाते हैं कि किसकी बात कर रहे हैं दादाजी। वही अभिजीत जी तो सब कुछ पता ही था, अभिराम जी, अधिराज जी थोड़े कंफ्यूज थे। वहीं उनके साथ ही प्रथम जी, शैलेश जी, ये लोग भी बहुत ज्यादा कंफ्यूज थे। हालांकि प्रथम जी को यहाँ पर सब कुछ पता होना चाहिए, लेकिन उन्हें यहाँ पर सब कुछ पता इसलिए नहीं था क्योंकि वह कुलभूषण दादाजी की खुद की औलाद थी। यानी कि कुलभूषण दादाजी की शादी हुई थी लेकिन उनकी बीवी की डेथ बहुत जल्द ही हो गई थी, इसलिए उनकी और उनकी बीवी की पहली औलाद प्रथम जी ही थे। प्रथम जी जब छोटे थे तभी उनकी परवरिश और उनकी देखभाल के लिए उनके ननिहाल वाले उन्हें अपने साथ ले गए थे। वह अपने ननिहाल में काम से कम 8 से 9 साल गुजर कर आए थे, इसलिए उन्हें इन सब मसले के बारे में जरा भी नहीं पता था। वही कुलभूषण दादाजी जो कुंती जी के सर को सहलाए जा रहे थे, एक पल के लिए उनका हाथ रुक जाता है। शंकर जी की बात सुनकर वह उनकी तरफ देखने लगते हैं तो शंकर जी भी उनकी तरफ देखते हुए कहते हैं, मैं हमेशा कहता था कि कोई जल्दबाजी मत करो, लेकिन तुम दोनों को ही हमेशा से जल्दबाजी थी। तुम लोगों ने इंतजार किया, उसका नहीं किया। अरे जब वह मर ही नहीं था तो उसके जाने का गम तुम लोगों ने मना लिया, लेकिन ये भी नहीं सोचा कि अगर वह जिंदा हुआ, वह लौटकर आया तो तुम दोनों को देखकर क्या बीतेगी उसे पर। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। घर के सभी औरतें, सभी मर्द और सभी बच्चे जो वहां मौजूद थे, यहाँ तक कि प्रियम, सोनाक्षी, आकाश, अर्णव, स्नेहा, आदित्य, काशवी, आरव, विराज, सभी लोग हैरान थे शंकर जी को इस तरह से बात करते हुए देखकर, उनकी बातें सुनकर। शंकर जी ने कभी कुलभूषण जी से इतनी बात ही नहीं की और ना ही वह जल्दी किसी और से बात करते थे। वह बहुत ही कम बात किया करते थे, लेकिन जब भी बात करते थे तो मतलब की बात किया करते थे।
और ऐसा भी नहीं था कि उनके बीच और कुलभूषण दादाजी के बीच कुछ अनबन हो, कुछ भेदभाव हो, ऐसा कुछ नहीं था। बस शंकर दादाजी को ज्यादा किसी से बातें करना पसंद नहीं था। ये कह सकते हैं उनका स्वभाव नहीं था, वह सिर्फ एक ही लोग से बात करते थे और वह थी उनके परम मित्र शोभित राजावत। काश मैंने आपकी बातों का भरोसा किया होता। अब आगे। दादी जी काफी वक्त से रो रही थी, इस वजह से अब उनकी सांस थोड़ी अनस्टेबल होने लगी थी। वही साक्षी जी ये देखकर तुरंत एक सर्वेंट से पानी लाने के लिए कहती है। सर्वेंट फौरन पानी लाकर देता है उन्हें, तो साक्षी जी अपनी सास को पानी पिलाता है और उन्हें सोफे पर बैठने को कहती है। कुंती दादी सोफे पर बैठ चुकी थी, उन्हीं के पास सभी लोग इकट्ठा थे। कुलभूषण दादाजी और शंकर दादाजी कुछ दूरी पर ही खड़े हुए थे। कुलभूषण दादाजी अब तक खामोश थी, उनकी आंखें भी नाम थी, लेकिन वह आंखों में जो पानी था वह अब बहाने को तैयार था। वह कुंती जी की तरफ देखते हुए कहते हैं, मुझे माफ कर दीजिए कुंती, शायद मैं जल्दबाजी नहीं की होती और शायद मैंने आपको इस शादी के बंधन में बांधने के लिए नहीं कहा होता, तो शायद आज बड़े भैया आपके पास होते हैं और हमारा करण भी हमारे पास होता। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। कुलभूषण दादाजी की बात सुनकर सभी लोग हैरान थे कि आखिर किसकी बात कर रहे हैं। वही सबसे ज्यादा हैरान तो शैलेश जी और प्रथम जी थे। क्या मतलब था उनके पिताजी की बात का, क्या कह रहे थे वह? सभी लोग उनको हैरान भरी नजरों से देख रहे थे। कुलभूषण जी सभी की तरफ देखते हुए एक नजर उनकी आकर शंकर दादाजी के ऊपर ठहर जाती है और वह शंकर दादाजी की तरफ देखते हुए अपनी टूटी हुई आवाज में रहते हैं, काश मैं आपकी बातों का भरोसा किया होता, काश हमने उसे चिट्ठी पर यकीन न किया होता, काश हमने उसे समय कुछ ठोस कदम लिए होते तो शायद आज ये हालत न होते। वह फिर उन फलों को याद करने लगते हैं जब उनके सामने शोभित दादाजी आए थे। शोभित दादाजी का चेहरा अपनी आंखों के सामने देखकर कुलभूषण जी मुस्कुराते हुए कहते हैं, मेरे बड़े भैया जिंदा है और यह बात हमें आज जाकर पता चली है। जब हमने उन्हें सामने देखा, काश हमने बहुत पहले यकीन कर लिया होता है इस बात पर। तो आज जिस तरह से बड़े भैया ने हम पर से अपनी नजरें फ्री है, शायद ही वह कभी हमसे अपनी नजरें फिरते हैं। ऐसा कहकर शोभित दादाजी अपनी पकड़ अपनी छड़ी पर कैस देते हैं और उसके बाद धीमे धीमे कदमों से उससे तरफ चले जाते हैं जिधर उनका रूम था। शंकर दादाजी कुलभूषण दादाजी को जाते हुए देख रहे थे और वह कुंती जी की तरफ देखते हुए कहते हैं, रोने से अब कुछ हासिल नहीं होने वाला है, जो चला गया है वह वापस कभी नहीं आएगा और अब तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। मैं तो आज इतने सालों बाद अपने दोस्त को देखकर कितना खुश था, लेकिन सारी खुशियां धारी की धरी रह गई जब उसने एक नज़र भी उठकर अपने इस दोस्त की तरफ भी नहीं देखा। तुम सब जितने जिम्मेदार हो इन सभी चीजों के लिए, उतना जिम्मेदार मैं भी हूँ। काश मैं भी उससे वक्त कुछ ठोस कदम उठाता तो शायद ऐसे हालात न होते। ऐसा कहकर वह अपनी छड़ी पर पकड़ कैस देते हैं और वही रख सोफे पर बैठकर अपने दोनों हाथ छड़ी पर टिककर और अपना सर उसे छड़ी पर टिककर सर झुका लेते हैं। घर में जितने भी सदस्य मौजूद थे, ओबरॉय फैमिली और राजपूत फैमिली के सभी को समझ में आ गया था कि जो बात हो रही है वह कोई छोटी बात तो नहीं है, कोई बहुत बड़ी बात है। वेन साक्षी जी जो इतनी देर से खामोश थी, कुलभूषण दादाजी के मुंह से बड़े भैया सुनकर उनके मुंह से बस एक ही अल्फाज निकलता है, वह सबकी तरफ देखकर बस इतना ही रहती है, बड़े भैया मतलब माँ की पहले पति। ऐसा कहकर वह सबकी तरफ देखने लगती है तो वही सबकी नजरें एक बार फिर हैरानी से बड़ी हो जाती है। जितने भी सदस्य थे सबके कान में यह आवाज पड़ती है। सभी लोग की नजरें इस वक्त साक्षी जी की तरफ थी और साक्षी जी सभी को देखकर गहरी सांस लेती हैं और फिर कुंती जी की तरफ देखनी है जो एकदम खामोश बैठी थी। वह अपनी सासू माँ को पकड़कर मतलब कंधे से पकड़कर उन्हें खड़ा करती है और उसके बाद उन्हें उनके रूम की तरफ लेकर चली जाती है। कुंती दादी बहुत धीरे धीरे कम ले रही थी, जैसे उनके पैरों में जान ही ना हो और जैसे वह चलना ही न चाहती हूँ, उनके पैरों ने उनके साथ छोड़ दिया हो। एक तरफ से साक्षी की, दूसरी तरफ से शिवानी जी अपनी माँ का कंधा पकड़कर अपने कदम उनकी रूम की तरफ बढ़ा देती हैं। वही सुनंदा जी, बाकी सारे बच्चे और राजपूत फैमिली की औरतों जैसे सोनम जी, साधना जी, सभी लोग आकर सुनंदा जी के पास खड़ी हो जाती हैं। तो वही सुनंदा जी सबकी तरफ देखकर गहरी सांस लेती हैं और शंकर दादाजी की तरफ देखकर सवाल करते हुए कहती हैं, छोटे पापा आपके कहने का मतलब क्या है? क्या माँ की एक और पति थे और आप किसकी बात कर रहे हैं? कौन जिंदा है? इतने सालों बाद आप उसे देख रहे थे, क्या उनसे मुलाकात हुई थी आपकी आज पार्टी में? सुनंदा जी की बातें सुनकर सभी के दिमाग में यह बातें क्लिक होती है और सभी की नजरें शंकर दादाजी की तरफ टिक जाती है। सभी लोग दादाजी की तरफ देखते हैं, अपने जवाब पाने की कोशिश कर रहे थे। शंकर दादाजी इस वक्त एकदम खामोश थे और वह जब सुनंदा जी की बात सुनते हैं तो उनकी तरफ सर उठाकर देखते हैं तो इस वक्त शंकर दादाजी का चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। वह कुछ बता पाते हैं, कुछ कह पाते उससे पहले ही उनके कानों में साक्षी जी और शिवानी जी की चीखों की आवाज सुनाई देती है। उनकी आवाज सुनकर सभी परिवार वाले उसे दिशा में देखते हैं जिस दिशा में इस वक्त कुंती दादी जी और कुलभूषण दादाजी का रूम था।
उधर ही से चीख सुनाई दी थी सब लोगों को, इसलिए सभी लोग दौड़ते हुए वहां जाते हैं और अंदर का नजारा देखकर उनकी जान हलक में आ जाती है, क्योंकि सामने का नजारा ही कुछ ऐसा था। हार्ट अटैक एंड सोनाक्षी एंड स्नेहा की बात। अब आगे मरीन सिटी हॉस्पिटल। एक कार आकर वहां रुकती है, उस कार में से एक शख्स बाहर आता है, उसी के साथ कम से कम 3 से 4 शख्स बाहर आते हैं और वह लोग जल्दी से एक स्ट्रेचर को खींचकर एक ओल्ड एज इंसान को उसे स्ट्रेचर पर लेटे हैं और लेट आते हुए अंदर फौरन भागते हैं। और थोड़ी ही देर में वह लोग इस वक्त एक आईसीयू के बाहर खड़े थे और अंदर उसे ओल्ड मैन का ट्रीटमेंट चल रहा था। वही कुंती जी का रो रो कर बुरा हाल था, वही एक चेयर पर बैठी हुई थी। उन्हीं के साथ साक्षी जी, सुनंदा की शिवानी जी, सभी लोगों की आंखों में आंसू था। प्रथम जी, शैलेश जी भी खड़े हुए थे, उन्होंने खुद को कंट्रोल किया हुआ था लेकिन उनकी आंखें भी इस वक्त लाल थी। कुलभूषण दादाजी को हार्ट अटैक आया था थोड़ी देर पहले। चीखों की आवाज सुनकर सभी लोग अंदर जब रूम में गए तो वहां का मंदिर देखकर उनकी जान हलक में आ गई, क्योंकि अंदर कुलभूषण दादाजी एकदम जमीन पर बेहतर भी हालत में पड़े हुए थे। उनकी आंखें आधी खुली हुई थी और वह सांस लेने के लिए स्ट्रगल कर रहे थे, वह लंबी लंबी सांस ले रहे थे और फौरन अंदर रूम में अर्नब, आकाश, प्रियम दौड़कर आते हैं। उन्हीं के पीछे शैलेश जी, प्रथम जी, साक्षी जी, सुनंदा की शिवानी जी जो अब तक दरवाजे पर खड़ी थी वह होश में आती है और अपने कदम अंदर की तरफ बढ़ा देती है। अर्नब अपने दादाजी की हालत देखकर फौरन दादाजी को अपनी गोद में उठता है और बाहर लिविंग हॉल से होते हुए बाहर एंट्रेंस गेट पर आता है और इसी के साथ एक एक कर वहां से निकल पड़ती है। हॉस्पिटल। सभी लोग इस वक्त खड़े होकर प्रे कर रहे थे कि दादाजी उनके सही सलामत रहे, उन्हें कुछ भी ना हो। वही जंतर दादाजी अफसोस में बैठे हुए थे, उन्हें इतना भी कुछ नहीं कहना चाहिए था। उन्हें अब अफसोस हो रहा था कि उन्हें कुलभूषण जी को कुछ भी नहीं कहना चाहिए था, क्योंकि वह जानते थे इसमें कुछ कुलभूषण जी की भी कोई गलती नहीं थी, उससे वक्त हालात ही ऐसे थे। सभी लोग इस वक्त मौजूद थे, राजपूत फैमिली के लोग भी इस वक्त मौजूद थे, सोनम जी, अभिजीत जी, अभिराम की साधना जी, सभी लोग बैठे हुए थे वहां पर। और सभी लोगों ने अभी तक वही पार्टी वाले कपड़े पहने हुए थे, बस उनके गले और कान और हाथों की ज्वेलरी नहीं थी, उतार दी थी सभी लोगों ने। इस वक्त स्नेह और सोनाक्षी ओबरॉय विला में ही रुक गई थी और क्योंकि उनके पास दोनों बच्चे थे और बच्चे भी बहुत छोटे थे तो उन्हें जरूरत पड़ती माँ की मिनट मिनट पर, इसलिए वह लोग नहीं गई थी। लेकिन वह लोग भी परेशान थी, लिविंग हॉल में बैठी हुई थी कि उतने में ही स्नेह की गोद में लेटी हुई उसकी बेटी समायरा उठ जाती है और उठते ही रोने लगती है। स्नेहा उसे देखकर फीडिंग करती है और उसके बाद थोड़ी देर में उसकी बेटी सो जाती है और इसमें हाँ उसका सर सहलाते हुए अपनी बेटी को देखकर बस इतना ही रहती है। आयशा के भी 2 बच्चे हैं और उनकी आंखें पूरी अरहान में मिलती है और उसके बच्चे भी लगभग 12 महीने के हैं। इसका मतलब साफ है जब आयशा यहाँ से गई थी तब वह प्रेग्नेंट थी और इस बात का पता उसने कभी हमें नहीं चलने दिया। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। ऐसा कहकर स्नेहा सोनाक्षी को देखने लगती है जो उसे थोड़ी दूरी पर ही अपने बेटे के साथ बैठी हुई थी। उसका बेटा सो रहा था और सोनाक्षी उसके पास ही बैठी हुई थी। स्नेहा की बात सुनकर सोनाक्षी के चेहरे पर भी हल्की मुस्कुराहट आ जाती है और वह भी उन बच्चों को याद करते हुए कहती है, लेकिन बच्चे कितने क्यूट थे और आयशा भी पहले से कितनी बदल गई है, कितनी खूबसूरत हो गई है और कितना ऊंचा मकाम हासिल कर लिया है उसने अपनी जिंदगी में। सोनाक्षी की बात सुनकर स्नेहा सहमति से सर हिला देती है, तो वही कुछ सोचकर स्नेह के चेहरे पर जो मुस्कुराहट थी वह मुस्कुराहट धीरे धीरे गायब हो जाती है और वह मुस्कुराहट में अब दर्द की जगह ले लेती और वह दर्द में भी मुस्कुराते हुए कहती है, अगर मैं अरहान को पाने की जिद नहीं की होती, नहीं अरहान के करीब जाने की जिद की होती, तो शायद आज अरहान और आयशा का घर सही सलामत होता और वह दोनों एक अच्छे कपल की तरह रहते। स्नेहा की बात सुनकर सोनाक्षी स्नेहा की तरफ देखने लगती है जिसकी आंखों में अब आंसू आने लगे थे। उसकी आंखों में आंसू देखकर सोनाक्षी गहरी सांस लेती है और फिर स्नेहा की तरफ देखते हुए कहती है, गलतियां इंसान से ही होती है स्नेहा, और गलतियों से ही इंसान सीखता है। और आयशा के जाने के बाद तुम्हें एहसास हुआ कि तुम्हारी मोहब्बत अरहान नहीं है, विराज है, और विराज और तुम्हारी शादी हो गई और अब तुम दोनों प्यार की एक निशानी है जो इस दुनिया में है और वह है तुम्हारी 1 साल की समायरा। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। स्नेहा उसकी बात सुनकर मुस्कुराती है और सोनाक्षी की तरफ देखते हुए कहती है, हाँ ये तो तुम बहुत ठीक कह रहे हो, मैंने सिर्फ अपने एक अट्रैक्शन को प्यार समझ लिया था और इस अट्रैक्शन में इतनी पागल हो गई थी कि अपनी बहन का घर तक उजाड़ने की चली थी मैं, लेकिन ऊपर वाले ने मुझे सद्बुद्धि दी और मेरे दिल से अरहान को निकालकर विराज को मेरी जिंदगी में भेज दिया और आज हम दोनों कितने खुश नसीब है कि हम दोनों हस्बैंड वाइफ भी हैं और हमारे पास एक हमारे प्यार की निशानी है, छोटी सी, जो है हमारी समायरा। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। सोनाक्षी स्नेहा की बात पर मुस्कुरा देती है और वह मुस्कुराते हुए ही स्नेहा को देखते हैं, लेकिन फिर उसकी मुस्कुराहट धीरे धीरे कम हो जाती है और वह बिल्कुल उदासी भरे लहजे में रहती है।
आयशा हमें माफ कर दे, बस यही गुजारिश है, हमने जो गलतियां की है उसे गलतियों की तो कोई माफी नहीं है, लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि आयशा हमें माफ कर दे और हम लोग एक अच्छी सी बिलिंगे, एक अच्छी बहन की तरह उसके साथ रहे। सोनाक्षी की बात पर सहमत होते हुए स्नेहा भी हमें हाँ मिला देती है और दोनों ही अपने बच्चों को सुलाने लगती है। मफिन की क्यूट हाकटेन एंड आयशा इन हॉस्पिटल। अब आगे वहीं दूसरी तरफ राजावत विला। यहाँ का मंजर ही एकदम अलग था, सभी धीरे धीरे करके अपने रूम की तरफ चले गए थे। ऐसा भी अपने बच्चों को लेकर अपने रूम की तरफ चली गई थी क्योंकि रात काफी हो चुकी थी। 2 बजे बजने वाले थे और बच्चे इतनी रात तक जगे ये सही नहीं था, इसलिए वह अपने बच्चों को लेकर अपने रूम की तरफ चली जाती है। उसके साथ ही शांति मन भी मौजूद थी। शांति माँ बच्चों को देख रही थी और उनके कपड़े चेंज कर रही थी। नहीं, मफिन और कपकेक अपनी शरारत से बाज नहीं आ रहे थे, वह शांति माँ को भी परेशान कर रहे थे। आयशा मुस्कुराते हुए उन्हें देखते हैं और फिर अपने कदम वॉशरूम की तरफ बढ़ा देती है। थोड़ी देर में वह एकदम कैजुअल कपड़े पटियाला सूट पहनकर बाहर आती है। उसकी पटियाला सूट व्हाइट कलर का था और वह पटियाला सूट पहनकर बाहर आती है और अपने बच्चों को देखते हैं। उसके बाल भीगी थे, वह बोल को तौलिए में पूछता है और हेयर ड्रायर से सूखने के बाद वह अपने बच्चों की तरफ अपने कदम बढ़ा देती है। मफिन और कपकेक इस वक्त पेट के बाल बेड पर लेटे हुए आयशा को देखकर मुस्कुराकर हंस रहे थे। ऐसा भी उन्हें देखकर मुस्कुराकर हंसती है और उन्हें देखते हुए कहती है, क्या बात है, अपनी मम्मा को देखा जा रहा है, किस खुशी में भई। दोनों बच्चे उसे देखकर खिलखिलाकर हंस देते हैं और फिर आयशा की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं, मम मम मी.lk उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। अपने बच्चों की बात सुनकर आयशा मुस्कुरा देती है, लेकिन अपने कपड़ों को देखकर वह गहरी सांस लेती है और उनकी तरफ देखकर कहती है, 2 मिनट वेट करो, हम कपड़े चेंज करके आते हैं, गलती से हमने दूसरे कपड़े पहन लिए हैं। आयशा अपने कदम वार्डरोब की तरफ बढ़ा देती है। थोड़ी देर में लाइट ब्लू कलर की शिफॉन साड़ी में वह बाहर आती है। आयशा को अब साड़ी पहनकर सोने की आदत हो चुकी थी, वह कंफर्टेबल भी महसूस साड़ी में ही करती थी, इसलिए वह साड़ी पहनकर बाहर आ जाती है। एकदम सिंपल से सिर्फ शिफॉन लाइट ब्लू कलर की साड़ी जो बेहद खूबसूरत लग रही थी उसके ऊपर। और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि वह साड़ी में ही कंफर्टेबल होती थी बच्चों को फीडिंग कराने के लिए, वरना वह नॉर्मल कपड़ों में ज्यादातर नहीं कर पाती थी। जैसे सलवार सूट में उसे बहुत अनकंफर्टेबल फील होता था, इसलिए वह साड़ी ही पहनती थी ज्यादातर। आयशा जानती थी उसके बच्चे उसके लिए कितना परेशान हो रहे हैं। ऐसा साड़ी पहनकर बाहर आती है और अपने बच्चों को देखती हूँ के पास जाकर एक एक करके उन्हें फीडिंग करती है और फिर चलते हुए दोनों को गोदी साथ में लेती है और लोरी सुनाते हुए सुलाने की कोशिश करने लगती है। लेकिन मफिन और कपकेक दोनों ही सोने के मूड में बिल्कुल भी नहीं थे। एक पल के लिए एक कपकेक की आंखें बंद भी होने लगती है, नींद से ओझल होने लगती है और वह धीरे धीरे गहरी नींद में सो जाती है। लेकिन मफिन वह तो जैसे एक्टिव मोड में था, वह सोने को तैयार ही नहीं था। आयशा उससे रूम में टैल हुए कितनी कोशिश कर रही थी कि वह सो जाए, लेकिन वह सोने को तैयार नहीं था। वह उसके कंधे पर सर रखकर जैसे जैसे आयशा उसे थपकी देने की कोशिश करती वैसे वैसे वह भी उसके शोल्डर पर थपकी देते हुए मुंह से आवाज निकल रहा था। सच में इस वक्त बेहद क्यूट लग रहा था। इस वक्त उसने एकदम सिंपल सा कॉटन का व्हाइट कलर का टी शर्ट एंड ट्राउजर पहना हुआ था, जब बेहद खूबसूरत लग रहा था उसके ऊपर। कपकेक सो चुकी थी काफी गहरी नींद में और शांति माँ उसके पास ही लेटी हुई थी। वही आयशा मफिन को सुलाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मजाल है वह सो जाए। हाँ, एक बात ये भी थी कि मफिन ज्यादातर आयशा के पास ही रहता था, वह जल्दी किसी के पास नहीं जाता था सिवाय घरवालों को छोड़कर। और वही कपकेक आयशा के साथ साथ सभी घरवालों के साथ कंफर्टेबल हो जाती थी, वह रुक जाया करती थी। लेकिन मफिन मजाल है वह आयशा को कहीं छोड़ दे। आयशा उससे सुलाने की कोशिश कर ही रही थी कि तभी उसका फोन रिंग करने लगता है। वह फोन की स्क्रीन की तरफ देखती है तो एक नंबर फ्लैश हो रहा था। उसे नंबर को देखकर आयशा के चेहरे पर जो इस वक्त सॉफ्ट एक्सप्रेशन थे वह सर्द हो जाते हैं। वह फोन उठाकर कॉल पिकअप करती है। उधर से पूरी बात सुनने के बाद उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बहुत खतरनाक हो जाते हैं, और जो खतरनाक पड़े थे वह धीरे धीरे नर्म पड़ने जाते हैं और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। फौरन मफिन को अपने हाथ में लिए हुए ही अपने रूम से बाहर आती है और उसे रूम के बाहर ही आर्यन मिल जाता है। आर्यन उसकी आंखों में आंसू देखकर परेशान हो जाता है। वह कुछ पूछता उससे पहले ही आयशा उसका हाथ पकड़कर बाहर की तरफ ले चलती है। आयशा की गोद में इस वक्त मफिन था और वह मफिन को अपनी गोद में ले लेता है और मफिन भी आर्यन को देखकर मुस्कुराते हुए उसके सीने से लग जाता है और आर्यन भी हल्की मुस्कुराहट के साथ उसके सर को सहला देता है और आयशा का हाथ पकड़कर रोककर उसकी गाल को सहलाते हुए प्यार से कहता है, What happened, जान? Why are you crying? आयशा उसकी बात सुनकर उसके सीने से लग जाती है और आर्यन उसे अपने एक हाथ से संभालते हुए उसके सर को सहलाते हुए बड़े ही प्यार से कहता है,
जान इस तरह से होगी तो कैसे चलेगा, मुझे बताओ पूरी बात क्या है, तुम इस तरह से रो क्यों रही हो, पर इतनी रात को कहाँ भाग जा रही हो, वक्त देख रही हूँ 2:30 बजने वाले हैं। आयशा आर्यन की बात सुनकर उसकी तरफ सर उठाकर देखती है और फिर उसकी तरफ देखते हुए कहती है, आर्यन दादाजी को हार्ट अटैक आया है, वो इस वक्त अस्पताल में है, मुझे उनके पास जाना है, प्लीज मुझे ले चलो। आर्यन जो खुद को शांत दिखाने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन अंदर अंदर उसके दिल की धड़कनें डर की वजह से बढ़ी हुई थी। लेकिन जब उसने आयशा के मुंह से कुलभूषण दादाजी के हार्ट अटैक की बात सुनी तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है और वह भी आयशा को लेकर कर में बैठ जाता है और आयशा की गोद में मफिन को बिठाकर खुद ड्राइविंग सीट पर आ जाता है और कर को बड़ी तेजी के साथ अस्पताल की तरफ बढ़ा देता है। माफ कीजिएगा छोटे चैप्टर के लिए गाइस। तो आज के लिए इतना हाई, दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में जल्द। हाई, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय फ्रेंड्स, नेक्स्ट एपिसोड कम सून। लाइक एंड रिव्यू जरूर दीजिएगा आज के पार्ट को फ्रेंड्स, और बाय, टेक केयर।